और एक और महत्वपूर्ण बात हुई है कि जम्मू कश्मीर अब ओपन डिफेकेशन फ्री स्टेट बन गया है, यानी सफाई हो गई है, पर अभी और बहुत सी सफाई होनी बाकी है। क्योंकि सफाई अभी जरूरी है, क्योंकि जो लोग जम्मू कश्मीर की शांति भंग करने के लिए बहुत प्रयत्नशील हैं, उनकी भी सफाई सरकार पूरी ईमानदारी से करेगी। और जानते हैं क्या है कि अब वो लोग छुप गए इधर उधर और जाकर कायराना हरकतें कर रहे हैं। मगर चिंता मत करिए, यूपी में बुलडोजर चला था, कश्मीर में वैक्यूम क्लीनर चलेगा और ढूंढ ढूंढ कर जहां से है उनकी पूरी सफाई करने की व्यवस्था की जाएगी। और नहीं, अरे गर्व की बात, हाँ आपने बहुत अच्छी बात कही सभापति महोदय। गर्व की बात यह है कि 182 टेररिस्ट और 44 कमांडर इस दरमियान न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं। 89 टेरर मॉड्यूल्स न्यूट्रलाइज किए जा सके हैं और अभी ना पत्थरबाजी की घटनाएं होती हैं, ना हड़ताल होती है। अब ना आईएसआईएस के झंडे नजर आते हैं, ना पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कहने वाले लोग नजर आते हैं, ना हुजूम करती हुई भीड़ नजर आती है जो किसी भी इंस्पेक्टर अयूब पंडित का कत्ल कर दे। इसलिए अब इतना जानते हैं परिवर्तन के बाद क्या हुआ। हमारी सरकार ने सांस्कृतिक दृष्टि से भी आगे बढ़ी। हमने वहां पर हाउस बोट फेस्टिवल भी किया है, हमने वहां पर सूफी फेस्टिवल भी किया है, हमने कृष्ण जन्माष्टमी भी बनाई है। और सभापति महोदय एक और फेस्टिवल हुआ है जिसकी की तपिश किसी और को महसूस हुई होगी। जो लोग कहते थे तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, गणतंत्र दिवस के उत्सव पे डल लेक के चारों तरफ जो तिरंगों की भीड़ थी, तिरंगों की कतार थी, उसने उनके दिल में अरमानों की होली जरूर जलाई होगी। उसकी तपिश सिर्फ वही महसूस कर रहे होंगे, तो वो भी एक अलग उत्सव है जो शायद उन लोगों ने समझा होगा। अभी नकवी जी ने इस बात का उल्लेख किया, श्रीनगर शारजाह की फ्लाइट तो 23 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई थी, मगर अब पहली बार ऐसा हुआ है कि गल्फ के सीईओज भी आए हैं और हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लेकर, जैसा उन्होंने बताया, रियल एस्टेट, पावर सेक्टर, इन सब में अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए आ रहे हैं। ये कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। और जो लोग ये कहते हैं टूरिज्म के लिए, तो अक्टूबर 2021 से लेकर जनवरी के बीच में 50 लाख से अधिक टूरिस्ट आए हैं, जो अभी तक का हाईएस्ट फुटफॉल है टूरिज्म के बारे में, जो इस बात को बताता है कि हमारी सरकार ने कितनी ईमानदारी से काम किया है। अब मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो एक विषय बार बार बहुत हमारे दिल के करीब है और बाकियों के लिए वो एक राजनीति का उपादान है, कश्मीरी हिंदुओं का विषय। 2014 में हमारी सरकार आने के बाद ही प्रधानमंत्री महोदय ने 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। बहुत सारी बाधाएं थी, परंतु अब चूंकि कश्मीर सेक्युलर हो चुका है, इसलिए अब उस दिशा में हमने आगे बढ़ते हुए महत्वपूर्ण काम किए हैं। कश्मीरी पंडितों के जो लोग रजिस्टर्ड हैं, उनको 13,000 रुपए प्रति माह का मुआवजा देना हो, या 6,000 एकोमोडेशन के लिए 920 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 3,000 स्टेट्स के जॉब, जिसका उल्लेख अभी विपक्ष की तरफ से भी किया गया, वो हमने किया है। और हमारे गृह राज्य मंत्री जी ने बताया था कि 610 फैमिलीज को हम वापस लाने में सफल हुए हैं। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, विवेक तनखा जी ने कहा था कि वो कश्मीरी पंडित हैं, पूरा सम्मान करता हूं, मगर यह सत्य पूर्ण सत्य नहीं था, यह अर्ध सत्य था। क्योंकि ये सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं है, ये एक ऐसी पार्टी के नेता के प्रतिनिधि हैं जो गोत्र बताकर, जनेऊ दिखाकर अपने को कश्मीरी पंडित बताते हैं, और मगर वो जिस राज्य से सांसद होते हैं वहां की इकाई लिखती है केवल 399 की डेथ हुई थी, इनके साथ तो कुछ खास हुआ ही नहीं था। बाद में भले ही वो ट्वीट डिलीट हो गया, मगर आपकी नीयत डिलीट नहीं हो सकी। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा उन कश्मीरी पंडितों की तरफ से जो लोग कहते हैं कि उनके साथ तो कुछ खास हुआ नहीं था, कि बहुत जुदा है इस दर्द की कैफियत मेरी, बहुत जुदा है इस दर्द की कैफियत मेरी, इधर मेरे दर्द की इंतहा नहीं और तू कहता है कि जख्म दिखता नहीं। और महत्वपूर्ण बात यह है सभापति महोदय, इनको जख्म नहीं दिखता है, मगर वो लोग जो कहते थे आतंकवाद का मजहब नहीं होता है, उन्हें एक चलचित्र में आतंकवाद का मजहब दिखता है, एक मूवी में आतंकवाद का मजहब दिखता है। और वो सिर्फ देखते ही नहीं है, आतंकवाद से जोड़ते ही नहीं है, आतंकवाद के उसको ओढ़ लेते हैं
और ओढ़ के पूरी कम्युनिटी को उड़ा देने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये कहा और जिस तरह की तुलना की गई अन्य दुखद घटनाओं से, जो सांप्रदायिक दंगे थे, तो मैं बताना चाहता हूं ये कोई 2 दिन 4 दिन 2 हफ्ते 4 हफ्ते की चीज थी नहीं मान्यवर, ये तो इतना लंबे समय से चला है। मैं एक घटना आपको बता देना चाहता हूं। 13 अक्टूबर 1983, मुझे बचपन की घटना याद है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब भारत की टीम यहां आई थी, वेस्ट इंडीज के साथ एक सीरीज हुई जिसमें एक वनडे इंटरनेशनल मैच श्रीनगर में भी हुआ था, और उसमें भारत वेस्ट इंडीज के मैच में जिस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और वो मैच बीच में अबेंडन कर देना पड़ा था। सुनील गावस्कर ने अपनी किताब में लिखा, मैं समझ नहीं पाया भारत और वेस्ट इंडीज के मैच में पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों था। 1983 में किसकी सरकार थी, जिसको आप लोग सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री मानते हैं उस जमाने में? उसके बाद जो राजीव जी के जमाने में हुआ, टीकालाल टिपरू जी की हत्या हो या जस्टिस गंजू की हत्या हो, वो सब बातें अपनी जगह हैं, परंतु ये इस बात को दर्शाता है कि वो समस्या कितनी पुरानी थी। और जो लोग ये कहते हैं, कश्मीर के संदर्भ में एक और बात याद आती है, जो लोग कहते हैं कि एक नैरेटिव दिखाया जा रहा है किसी फिल्म को लेकर, तो मैं नैरेटिव पे याद दिलाना चाहता हूं। मुझे याद आता है 2007 का वर्ष। क्यों 2007 का वर्ष? वो है जब अफजल गुरु की क्षमा याचना के लिए सारे लोग एक साथ खड़े थे, और 2007 का वर्ष वो है जब डॉक्टर कलाम को दूसरा टर्म न दिया जाए, इसके लिए भी सब साथ खड़े थे। अब बताइए नैरेटिव कौन सेट करता है? जो लोग नैरेटिव की बात करते हैं कि हम किसी का डिमोनाइजेशन कर रहे हैं, तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं, शायद हमारे विपक्ष के भी बहुत से लोगों को नहीं ध्यान हो, इस कश्मीर में एक भारत की सेना का अधिकारी ऐसा भी था जिसने यह संकल्प लिया था कि यह अमुक इलाका जब हम हार गए हैं पाकिस्तान से, तो महाराणा प्रताप की तरह उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक जीत नहीं लूंगा मैं पलंग पे नहीं सोऊंगा। और वो लड़ाई थी झांखड़ का युद्ध, जो अक्टूबर 47 में हमारे हाथ से निकल गया था, और वह योद्धा थे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। और जब वो फरवरी 48 में हम दोबारा जीते हैं, तो उनके सैनिक सबसे पहले पास के गांव से एक पलंग लेके आए थे कि अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। यद्यपि 1 महीने बाद वो शहीद हो गए, पर मैं एक और बात मेरे दिल में पीड़ा पहुंचाती है। ब्रिगेडियर उस्मान हमारे राज्य के रहने वाले थे, कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा नहीं जाता उनके घर पर, और उसी इलाके में उसी जनपद में आतंकवाद के आरोपियों के घर पे सिजदा करने के लिए जाते थे। बताइए नैरेटिव कौन सेट कर रहा था? कौन नैरेटिव सेट कर रहा था? इसलिए मैं कहता हूं जब हम नैरेटिव की बात करते हैं तो हम बिल्कुल ईमानदारी से देखें। और मैं यह कहना चाहता हूं, हमने एक अलग नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया है, विकास का नैरेटिव जो इस बजट में दिखाई पड़ता है। हमने यह कहने का प्रयास किया है कि अब एक नया कश्मीर आगे उठेगा। हम सिर्फ एक तरफा बात नहीं कहते। बताइए, बस एक मिनट में समाप्त करता हूं। हम वो कश्मीर बनाएंगे जिसमें अब कोई जाकिर मूसा नहीं कह सकेगा कि ये कोई कश्मीरियत नहीं, इस्लामी खलीफत की लड़ाई है। हम वो कश्मीर बनाएंगे जिसमें कोई मस्तगुल चरारे शरीफ को जलाकर भाग नहीं सकेगा। हम वो कश्मीर बना रहे हैं जहां कोई हजरत बल में जाकर कब्जा नहीं कर सकेगा, जहां पर सूफी संगीत भी होगा, पर वह कश्मीर होगा जो कश्यप ऋषि के कश्मीर से भी जुड़ा होगा, नीलमत पुराण से भी जुड़ा होगा, ललितादित्य मुक्ता पीठ का शौर्य भी होगा, और महाकवि कल्लण की राज तरंगिणी की जो तरंगे हैं वो वितस्ता, ये प्राचीन नाम है झेलम का, वैदिक कालीन नाम, वितस्ता की तरंगों में भी दिखाई पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, आइए आगे बढ़िए। भारत का वह हिम किरीट, भारत माता का हिम शिखर, उससे स्वतंत्रता की सार्थकता आपको पुकार रही है। यह पंक्ति कहकर समाप्त करता हूं। हिमाद्रितुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, प्रशस्त पुण्य पंथ है दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। मैं कह रहा हूं आप सब आइए और बड़े होकर चलिए, और मोदी जी के उस संकल्प के साथ चलिए जिसने सारे के सारे समस्याओं का निदान कर दिया है। एक पंक्ति और कह दूं, धन्यवाद, कि अब दर्द की रात गई, गम के जमाने भी गए, और मोदी जी की हिम्मत से ये दाग पुराने भी गए। धन्यवाद त्रिवेदी, धन्यवाद। माननीय अब्दुल वहाब जी, माननीय अब्दुल वहाब जी।